आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक होगा जब नई कंपनी मार्केट में आती है तो उसे कितने प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं मार्केट शेयर को गेन करने के लिए। दूसरा पॉइंट होगा कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू किस तरह से कंपनीज मार्केट शेयर गेन करती है। जो तीसरा पॉइंट होगा वो होगा ओनरशिप बाइस के बारे में। बसंत मेजवाल जी ने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया ओनरशिप बाइस से रिलेटेड, उसके बारे में हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि कंपनीज को कैसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। मान लीजिए कि दो कंपनी है, एक ऐसी कंपनी जो नया नया मार्केट में आ रही है और एक दूसरी कंपनी जो वेल एस्टेब्लिश है, यानी पहले से मार्केट में है, उसके कुछ मार्केट शेयर है। तो जब नई कंपनी मार्केट्स में आती है तो उसको बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताने में, लोगों तक पहुंचाने में। तो इसके लिए कंपनी जो होती है वो ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करती है। मान लीजिए कि जो पहली कंपनी है, जो नया-नया मार्केट में आ रही है, उसका टर्नओवर कुछ करोड़ का है। तो ये कंपनी अपने एडवर्टाइज़मेंट पे ज़्यादा खर्च करेगी ताकि उसके प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादातर लोग जान सकें और उसके प्रोडक्ट का प्रमोशंस हो सके। इसके लिए बसंत मेश्वर जी कहते हैं कि जो कंपनी होती है, अपने रेवेन्यू का ज़्यादातर परसेंटेज यानी लगभग 200% जो होती है, वो एडवर्टाइज़मेंट पे खर्च करती है ताकि उसके प्रोडक्ट्स को लोग जान पाएँ। लेकिन अगर ऐसी कंपनी जो पहले से ही मार्केट में है, जो वेल एस्टेब्लिश्ड है, जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ का है, तो उस कंपनी को ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक बताए, क्योंकि उसका मार्केट शेयर ऑलरेडी है, उसके कुछ कस्टमर्स हैं, जो उसके प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो ऐसी जो कंपनीज़ होती हैं, वो अपने रेवेन्यू का सिर्फ 5% खर्च करती है अपने एडवर्टाइज़मेंट पे। एक दूसरा तरीका होता है एडवर्टाइज़मेंट का, जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को किसी प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है और इस तरह से प्रोडक्ट्स का प्रमोशन होता है। मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है, किसी कंपनी का, वो आपको अच्छा लगा, उससे आपका जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस है वो अच्छा है, तो आप उस प्रोडक्ट के बारे में अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को बताएँगे। तो इस तरह से भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका प्रमोशन होता है। लेकिन इस तरह के प्रमोशंस के लिए कस्टमर बेस ज़्यादा होना चाहिए, मार्केट शेयर ज़्यादा होना चाहिए। यानी जितना ज़्यादा कस्टमर होंगे, उतना ज़्यादा ये एडवर्टाइज़मेंट का तरीका इफ़ेक्टिव होगा। लेकिन अगर कोई नई कंपनी मार्केट में आती है, तो उस टाइम पे उसका कस्टमर बेस बहुत कम होता है। इतना ज़्यादा कस्टमर नहीं होते हैं जो उसके प्रोडक्ट्स के बारे में जाने। इस वजह से जो ये तरीका होता है, उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है। इसलिए नई कंपनी ज़्यादा खर्च करती है एडवर्टाइज़मेंट पे ताकि लोगों को पता चल सके उसके प्रोडक्ट्स के बारे में। अब बात करते हैं दूसरे प्रॉब्लम की। मान लीजिए आपके पास एक छोटी बेकरी की शॉप है जो बहुत ही डिलीशियस कपकेक बनाती है। आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, यानी आप इतना आपके पास पैसा है कि आप जो भी रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल हो रहे हैं बेकरी में, उसे अफ़ोर्ड कर पा रहे हैं, खरीद पा रहे हैं और आसानी से अपने दुकान को चला पा रहे हैं। लेकिन अचानक से जो उसके रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे कि शुगर, उस आटा या फिर जो भी रॉ मटेरियल्स उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके प्राइसेज़ अचानक से बढ़ जाएँ। तो इससे आपके जो एक्सपेंसेस होंगे वो बढ़ जाएँगे, आपके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस होंगे उसमें ज़्यादा खर्च होने लगेगा। इसके लिए आपको एडिशनल फंड्स की ज़रूरत होगी, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। तो चूँकि आपका जो बिज़नेस है वो छोटा होगा तो आपके लिए एडिशनल फंड्स लेना, बैंक से लोन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। आप बहुत आसानी से बैंक से लोन या एडिशनल फंड नहीं ले पाएँगे। लेकिन अगर कोई बड़ी बेकरी है, यानी एक बड़ी बेकरी की शॉप है, तो उसके लिए एडिशनल फंड्स लेना या फिर बैंक से लोन लेना आसान हो जाएगा। तो जो प्राइसेज़ बढ़ेंगे तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा सस्टेन करना। लेकिन बड़े शॉप के लिए ये उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। वो लोन लेकर के अपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको आसानी से उठा पाएगी और अपने बेकरी को ग्रो कर पाएगी, एक्सपेंड कर पाएगी। इसके अलावा अगर बात करें कि अगर आपकी जो छोटी शॉप है, तो आप अचानक से अपने जो भी कपकेक्स हैं, उनके प्राइसेज़ नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपका कस्टमर बेस पहले से ही कम है और आपको कस्टमर बेस ऑलरेडी बढ़ाने हैं। तो अगर आप कपकेक्स के दाम बढ़ाएँगे, तो इससे क्या होगा कि आपका जो कस्टमर है, वो तेज़ी से घटने लगेगा, वो डिक्लाइन होगा। लेकिन अगर बड़े शॉप की बात करें, बड़ी बेकरी की बात करें, तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे इंग्रीडिएंट्स के दाम बढ़ते हैं, वो अपने कपकेक के जो प्राइसेज़ होते हैं, उसे बढ़ा देते हैं। जिससे जो भी खर्चे उन पे आते हैं वो कस्टमर पे करता है, यानी कस्टमर से वो पैसे लेकर के और अपने शॉप को आसानी से चला पाते हैं। तो इस तरह से जब भी कोई स्मॉल बिज़नेसेस या स्मॉल कंपनीज़ मार्केट में आती हैं और अचानक से जो रॉ मटेरियल्स हैं उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो उससे भी कंपनीज़ को प्रॉब्लम होता है और वो उनको सस्टेन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अब समझते हैं ओनरशिप बाइस को। ओनरशिप बाइस का मतलब होता है
कि आप किसी स्टॉक से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि उस स्टॉक में प्रॉब्लम चल रही है, उसके स्टॉक के प्राइसेस गिर रहे हैं और आपको दिख रहा है कि उसके स्टॉक के प्राइसेस गिर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम चल रही है। उसके बावजूद भी आप उस स्टॉक को बेच नहीं रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और फिर से कंपनी अच्छे प्रॉफिट जनरेट करेगी और आपको फ़ायदा होगा। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो वो जो स्टॉक है उसके बहुत सारे शेयर्स आपके पास है या फिर आप उस प्रोडक्ट से या फिर उस स्टॉक से बहुत ज़्यादा इमोशनली जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है ओनरशिप बायस की। बसंत महेश्वरी जी अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ओनरशिप बायस की। उनके पास जब हॉकिंस के स्टॉक्स थे, तो जब हॉकिंस के स्टॉक्स में प्रॉब्लम्स होने शुरू हुए, तो उसके स्टॉक के प्राइसेस तेज़ी से गिरने शुरू हुए। लेकिन बसंत महेश्वरी जी यहाँ पे ओनरशिप बायस से बुरी तरह से प्रभावित थे इस मतलब हॉकिंस के स्टॉक से। इस वजह से वो उसके स्टॉक को बेच नहीं रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि जो प्रॉब्लम है वो टेम्परेरी है, वो कुछ ही टाइम बाद खत्म हो जाएगी और फिर से जो हॉकिन्स है वो अच्छे प्रॉफिट जनरेट करेगी और अच्छा प्रॉफिट बना के उनको देगी और कंपनी ग्रो करेगी। इसलिए वो इस स्टॉक को बेच नहीं रहे थे। यहाँ पे बसंत महेश्वरी जी बताते हैं कि ओनरशिप वाइज से निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है। यानी ओनरशिप वाइज से अगर हम जुड़ जाते हैं, इमोशनली जुड़ जाते हैं, तो इससे निकलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इससे निकलने के लिए हम कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। जैसे हम जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसे इमोशनली ना जुड़ कर के, उस पे रिसर्च करके, उस कंपनी के बारे में जान के, उसके बिज़नेस को जान करके, उसके बाद अगर हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो हम ओनरशिप बायस से बच सकते हैं। इसके अलावा हम एक डिसिप्लिन को मेंटेन करें, यानी एक ऐसा एक डिसिप्लिन रखें कि अगर कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही है और कंपनी में प्रॉब्लम चल रही है, आपको दिख रहे हैं कि इस प्रॉब्लम से आपको नुकसान होगा, तो आप उस डिसिप्लिन को मेंटेन कर सके ना कि इमोशनली जुड़ के उसमें उस स्टॉक को रखे रखें बल्कि उसको बेच सकें। यानी अगर आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान दे दें और इमोशनली जुड़ने के बजाय आप मतलब डाटा को देखें, उस पे रिसर्च करके उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें, तो आप ओनरशिप बाय से बच सकते हैं। ये था इस वीडियो का अंत। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगले वीडियो में हम ऑर्गेनाइज़ और अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और कौन-सा सेक्टर इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा होता है, शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।